एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर है और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर भी रहे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया था कि आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th की फिजिकल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ध्यान से पढ़ोगे, एक एक चीज़ को क्लियर करोगे और समझते हुए जाओगे। तो आज का जो मैं लेक्चर रख रहा हूँ काफ़ी बेसिक लेक्चर रहेगा। उस बेसिक लेक्चर के अंदर मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और उन चीज़ों का एक छोटा सा रिवीजन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सबसे पहले अगर पढ़ना है तो हमारा पहला चैप्टर जो अच्छा होना चाहिए वो होना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शंस। बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, एक एक पॉइंट वहां पे क्लियर होना चाहिए। सेकंड चैप्टर जो अपना अच्छा होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को करने के लिए वो होना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम। ये दो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे कमांड करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट एक और चीज क्या है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम एन फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन टॉपिक, ये तो पूरे के पूरे चैप्टर्स हो गए और ये पर्टिकुलर चैप्टर का एक टॉपिक हो गया एन फैक्टर की कैलकुलेशन वाला पार्ट। ये तीनों तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट इनसे क्लियर होना चाहिए। कैसे एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिंपल से सिंपल चीजें तुम्हारी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, तब जाके तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर काफी फायदा होगा। ठीक है, काफी चीजें रिलेट होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इन तीनों टॉपिक से। ठीक है, आज थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करवाऊंगा इन तीनों का, लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा काम रहेगा कि तुम्हें जो नोट्स लिखवाए हुए हैं, जो तुम्हें नोट्स बनवाए हुए हैं, वो सारे के सारे नोट्स एक बार जाके पढ़ोगे, एक बार जाके समझोगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है उसके बारे में, केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स और स्पेशली मोल कॉन्सेप्ट के अंदर एन फैक्टर के बारे में कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंट तरीके क्या होते हैं उसके बारे में। ठीक है, पहले एक बेसिक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुलेगा उस चीज से। एक बार फिर रिवाइज करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप शुरुआत कर रहा हूँ कुछ टॉपिक्स या कुछ रिवीजन या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप शुरू करने वाला हूँ कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर किया था और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो रेडॉक्स रिएक्शन जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किया था ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। ठीक है, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बात किया था। उसके कुछ डिफरेंट रूल थे कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में होता है, अगर एलिमेंटल फॉर्म में हमारे पास अगर कोई भी है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। अगर फर्स्ट ए ग्रुप का है तो उसका होगा अपने पास +1 ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड ए ग्रुप का है तो अपने पास होगा वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर। आई होप थोड़ी थोड़ी चीजें तुम लोगों को पता होगी। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन जो होता है उसकी 3 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, -1 -2, और अगर बात किया जाए तो वो +2 भी शो करता है F2 कंपाउंड के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। चीजें पता होगी आई थिंक, छोटी छोटी चीजें, काफी बेसिक सी चीजें यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर ये मेनली हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किए थे। फिर क्वेश्चंस हमने कुछ वहां पर देखे थे, तो वो क्वेश्चन से और ज्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिल सकती है रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तुम आराम से कर लोगे, ऑक्सीडेशन नंबर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फर्दर रूल जाके चेक करना है कि कौन कौन से रूल्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं, वो रूल्स अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, उनको क्वेश्चंस के अंदर यूज करना आना चाहिए, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उनका जो भी सम होता है वो 0 के बराबर होता है, अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो चार्ज है, रेडिकल है, तो उसका जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। वो सारी चीजें काफी बेसिक सी चीज है, तो वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद एक सिंपल सी चीज हमने यहाँ पे देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है,
ठीक है, और रिडक्शन क्या होता है ये चीज़ हम लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन सिंपल क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल से अगर डेफिनेशन की बात करूँ रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ये तुम लोगों को पता होगा कि ऑक्सीडेशन का मीनिंग सिंपल होता है इलेक्ट्रॉन का लूज होना, और रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ए सिंपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है, सपोज ये ए से A+2 में जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल सी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है अपना सिंपल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। RA मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई कर देता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई A है वो A2- में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है अपने पास सिंपल रिडक्शन वाला प्रोसेस। और अगर ये रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है हमारा यहाँ पर, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। काफी बेसिक सी चीजें बता रहा हूं तुम लोगों को, याद रखना है। फिर इसके बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इनकी कुछ बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में कि उनके अंदर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो तुम लोगों को पता होना चाहिए, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CRO5, कारोज एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक है, और फिर हमने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की भी बात किया था। वो कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर उन चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज में आएगी। एक बार मैं खुद तुम्हें बताऊंगा तो तुम थोड़ा सा जाके उसको रीड करोगे तो और क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये काफ़ी बेसिक सा एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है रिगार्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शंस की, उसके अंदर तुम्हें ये चीज़ें करनी है। एक बार रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स भी पढ़ सकते हो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये सारी चीज़ें तुम जाके अगर एक बार देखोगे तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग दी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, साथ साथ में रिवीजन भी कर सकते हो। इसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो कि अब तुम्हें ये चीज़ एक बार रिवाइज अच्छे से करनी है, तो रिवाइज करने के साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगा लेना, ताकि तुम्हारा ये एक टॉपिक रिवीजन के तौर पे भी हो जाएगा। ठीक है, वो एक तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक बार लगा लोगे तो वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तुम लोग जानते हो अच्छे से कि रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग दो तरीके से, दोनों के दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए। काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, काफी अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे रेडॉक्स रिएक्शंस की बैलेंसिंग की जाती है। दोनों मेथड तुम्हें पता होना चाहिए, दोनों नहीं हो तो कम से कम एक मेथड तो याद होना चाहिए, ताकि उससे तुम बैलेंसिंग कर पाओ। समझ में आ रहा होगा आई थिंक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज आएगा एक तरीके से, कि वो पूरा का पूरा चैप्टर है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी, जहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस जनरली यूज होती है, तो पूरा का पूरा चीजें यूज होने वाली है। आई होप थोड़ा सा क्लियर होगा कि रेडॉक्स रिएक्शंस की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, इसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है रिगार्डिंग टू रेडॉक्स रिएक्शंस, कि रेडॉक्स रिएक्शंस से पॉइंट अपने सारे क्लियर होने चाहिए। सेकंड चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, या सेकंड पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रेडॉक्स रिएक्शंस के बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने तुम्हें बोला कि रेडॉक्स रिएक्शंस के बाद हमें जरूरत पड़ेगी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की। केमिकल इक्विलिब्रियम के हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए, तो मैं सेकंड चैप्टर यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड चैप्टर जो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल पता होना चाहिए। साथ में हमें के बारे में पता होना चाहिए, के क्या होता है, ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, इसका यूनिट पता होना चाहिए। ठीक है, के क्या होता है अपने पास, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। काफी बेसिक सी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, उस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि ये चीजें उसके अंदर है। के बारे में पूछ सकता है, केसी एंड केपी में रिलेशन बोल सकता है, वो केसी केपी के बीच में जो रिलेशन होता है अपने पास वो बोल सकता है वो। ठीक है, उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए।
साथ साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें तो केसी होता है, केपी होता है, ये केसी होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होता है, केपी जो होता है वो अपना प्रेशर के टर्म में होता है। तो पता होना चाहिए कि केसी के कहाँ यूज है, केपी का कहाँ यूज है, रिलेशन क्या है। इसके बाद तुम्हारा ले चैटरले प्रिंसिपल, ले चैटरले प्रिंसिपल ऑफ कोर्स क्लियर होना चाहिए। ले चैटरले प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ले चैटरले प्रिंसिपल से क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी आते हैं, वो यहाँ पे भी यूज होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें पता होना चाहिए, कैसे यूज करते हैं ले चैटरले प्रिंसिपल को, क्लियर रहेगा, थोड़ी सी चीजें रहेगी। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर भी यूज होने वाले हैं, ठीक है, वो यहाँ पे भी यूज होने वाले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर की केमिकल इक्विलिब्रियम है, के निकालना है, इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं, कुछ टाइम के बाद एक्स डिसोसिएट हो जाएगा, फर्दर कुछ बनेगा, फिर फर्दर कैलकुलेशंस, इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे यूज आएगा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज आने वाला है, ध्यान रखना है, अल्फा पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता होना चाहिए क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिक सी क्लैरिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम, चीज क्लियर है। केमिकल इक्विलिब्रियम भी अच्छा होना चाहिए। इसमें फिर भी थोड़ा बहुत अगर तुम इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक चीजें जानते हो तो कर लोगे, लेकिन रेडॉक्स के बारे में तो तुम्हें सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा रेडॉक्स यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और सबसे मेन बात है कि रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया ही इसीलिए जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज आता है, ठीक है, उसका मेन यूज ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही है। अदरवाइज रेडॉक्स रिएक्शंस का उतना कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसकी वजह से तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बोला है इसका थर्ड पॉइंट, इसके थर्ड पॉइंट की मैंने तुम लोगों को बात की है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो तुम्हें थर्ड पॉइंट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, या जो तुम्हें यहाँ पे थर्ड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थर्ड चीज है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है एन फैक्टर। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमने एन फैक्टर पढ़ा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एन फैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला जहां पे अपना एन फैक्टर जनरली यूज आया था वो था इक्विवेलेंट मास, जो कि होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। यहां से हमने एन फैक्टर की शुरुआत की थी, यहाँ से हमने एन फैक्टर की शुरुआत की थी। फिर हमने बोला था कि सपोज अगर किसी की वैलेंसी है, अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में, तो उसकी वैलेंसी ही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी से हम निकालते हैं, बेस के केस में उसकी एसिडिटी से हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका एन फैक्टर क्या होगा। काफ़ी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी बेसिक चीज़ों पे हमने काफ़ी बात किया था। फिर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन में जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लूज करेगा वही तुम्हारा एन फैक्टर होगा। रिडक्शन के केस में जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा वही तुम्हारा एन फैक्टर होगा पर मोल, पर मॉलिक्यूल, मैंने वहां पे बात किया था। आई होप तुम्हें ये चीज पता होगी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन में किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। फिर 4 to 5 मेथड्स कुछ डिफरेंट तरीके के मैंने वहां पे तुम्हारे साथ एक्सप्लेन किए थे कि कैसे हम एन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एक बार रिडक्शन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों बार रिडक्शन हो रहा है, दोनों बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर कैसे एन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, काफ़ी बेसिक चीज़ें। तो वो एक बार क्लियर करके रखना, वो पहले से ही संभाल के रखना, पहले से ही समझ के रखना, ताकि जब यहाँ पे मैं उनको यूज़ करूँगा तो बार बार मैं उनको बताऊंगा नहीं कि ये यहाँ पे वो चीज़ करवाए, यहाँ पे ये चीज़ करवाए, क्योंकि वो बार बार यूज़ में आएगा। लेकिन अगर तुम लोगों को पहले से वो चीज़ पता होगी, पहले से तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो तुम्हें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप छोटी से छोटी चीज़, आई होप छोटी से छोटा पॉइंट यहाँ पे तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, बस तुम्हें करना है अच्छे से। रेडॉक्स वाला पार्ट बेस्ट कर लो, केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार रीड करके रखो, और एन फैक्टर की कैलकुलेशन वाली चीज़ों को ध्यान में रखना। ये तीन चीज़ें अगर तुम्हारी अच्छी है, ये तीन चीज़ों में तुम्हारा पूरा का पूरा बेसिक क्लियर है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ नया ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि काफ़ी कुछ चीज़ें तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन तीनों के बारे में बात की। अब मैं बात करूंगा तुम्हारे साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक पॉइंट रखने के लिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर होने क्या वाला है, ये सारी चीज़ें की बात करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे इसके बाद कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारा जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दो टाइप की एनर्जीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो टाइप की एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सेकंड होता है अपने पास केमिकल एनर्जी। दो टाइप की एनर्जी है, एक होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक होता है केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना एक ये तरीका, और दूसरा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करना। ठीक है, हम जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि एनर्जीज कंजर्व होती है यूनिवर्स की, लेकिन हम उसको एक से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो सिमिलर चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे कन्वर्जन होने वाला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब थोड़ा सा इसको अगर मैं तुम्हें डेली यूज के अकॉर्डिंग समझाऊं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, अगर इस चीज को हम समझे, या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कैसे कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि आजकल हम सबके पास मोबाइल फोन्स तो सभी के पास होते हैं, ठीक है, पूरा दिन भर यूज करने के बाद, पूरा दिन भर वीडियोस देखने के बाद, पूरा दिन भर लेक्चर्स असाइनमेंट्स करने के बाद रात को मोबाइल डिस्चार्ज हो ही जाता है। जैसे ही हमने उसको लगाया चार्जिंग पे लगाया तो वहां पे क्या होगा, वो चार्ज कैसे हो रहा है, वहां पे क्या चीजें हो रही है। तो वो चार्ज होने का सिंपल सा फंडा क्या है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं जो उसकी केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब क्या होगा कि तुमने चार्जिंग का पॉइंट लगाया, चार्जिंग का पॉइंट लगाते ही अंदर मोबाइल के अंदर सिस्टम में उसके अंदर केमिकल एनर्जी शुरू हो गई। मतलब तुम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो किस फॉर्म में वहां पे स्टोर हो रहा है, वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, वो केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। चीज क्लियर है यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी के ट्रांसफर है। वहां पे डिफरेंट सिस्टम है, वहां पे रिएक्शन हो रही है, वहां पे चीजें हो रही है, तो उस कंडीशन में वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, फिर जब तुम उसको यूज करते हो तो वो फिर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब फर्दर रिएक्शन करके वो डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में क्या कर सकता है, बाहर निकल सकता है। जैसे कि तुम्हारे घर में इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर का भी सेम सिस्टम है। जब लाइट चली जाती है सपोज, तो वो इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले लाइट जब थी तो लाइट होने के टाइम पे वो चार्ज हो रहा था। चार्ज होने का मतलब है वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो वो केमिकल एनर्जी के थ्रू वहां पे एनर्जी को स्टोर कर रहा था। जैसे ही लाइट गई, अब लाइट गई तो अब वो इन्वर्टर काम करना शुरू करेगा, मतलब वो अपनी केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तुम्हारे घर की लाइटों को जलाने में, या तुम्हारे घर के जो भी फैंस है उनको चलाने में। मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो वो चीज क्या हो गई, फिर वो केमिकल एनर्जी वापस से किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जब तुम चार्ज कर रहे हो इन्वर्टर को, तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जा रहा है। जब लाइट चली गई, अब इन्वर्टर अगर काम कर रहा है, तो इन्वर्टर काम कर रहा है, वो क्या हो रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, जनरली हम इलेक्ट्रोड्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे तुम्हारा घर जगमगा उठा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज है, काफी सिंपल सा एग्जांपल लिया है जिससे तुम आई होप समझ पाओगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर चीज पढ़ने वाले हैं। दो ही टाइप की चीजें पढ़ने वाले हैं, दो ही टाइप के रिलेशंस पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ रिलेशन, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ रिलेशन। पूरा का पूरा चैप्टर इन दो चीजों पे पूरा का पूरा बेस्ड रहने वाला है। तो काफी ध्यान से तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, काफी ध्यान से तुम्हारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आई होप छोटी से छोटी चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अभी जस्ट बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, उनका मैकेनिज्म कैसे कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें, प्लस केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, उनका मैकेनिज्म, ये सारी चीजें, ये पूरा का पूरा चैप्टर उन्हीं चीजों पे बेस्ड है। ठीक है, तो आई होप थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। यहाँ पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, दो चीजें, एक इलेक्ट्रिकल चीज है, केमिकल चीज है, दोनों के बीच का रिलेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम दे दिया गया है। आई होप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिक पॉइंट कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ने क्या वाले हैं ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, साथ में केमिकल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, उनके बीच का हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। आई होप छोटी से छोटी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। कुछ और पॉइंट यहाँ पे है जो उनको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी और बेसिक चीज, थोड़ा सा कुछ और पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा। देखो, जो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने जैसे कि तुम्हें अभी लोगों को बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में, और एक होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी जो हमारे पास है, केमिकल एनर्जी
जो हमारे पास है इसका कन्वर्जन अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, इसका इलेक्ट्रिकल अगर हम एनर्जी के अंदर करते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल काफी इंपॉर्टेंट है। इस सेल के थ्रू केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है, तो ये सेल यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है गैल्वेनिक सेल। फिर सेकंड चीज अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मेरा है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने वाले हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। तो जो चीज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, इसके लिए स्पेशल सेल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, दो टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं, एक है गैल्वेनिक सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, और सेकंड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल को पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, वहां पे किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इन सारी चीजों को देखेंगे। थर्ड चीज जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और टॉपिक हमारा बनता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला पार्ट तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड है इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ने वाला हम इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाला है कि जो भी हम वहाँ पे मटेरियल यूज कर रहे हैं उनकी कंडक्टिविटी कैसी है, उनका जो मटेरियल है वो कैसा है, उनका रेजिस्टेंस कैसा है, ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टोटल इन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होने वाला अपना। ठीक है, पहले गैल्वेनिक सेल, फिर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और फिर कुछ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैटरीज के बारे में डिस्कशन है कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर बैटरीज होती है, लीड स्टोरेज बैटरी होती है या हाइड्रोजन बैटरी होती है, तो उसके अंदर कैसे मैकेनिज्म होता है, क्या मटेरियल यूज किया जाता है, उसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हम वहां पे देखने वाले हैं। पर बेसिक से अगर चीज क्लियर करूं तो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 3 चीजों पे टिका हुआ है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, पहले उनको एक बार रिवाइज करना है, प्लस साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक जो बेसिक सिनेरियो होता है, जो एक बेसिक नॉलेज होता है किसी भी चैप्टर का, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ रिलेशन और एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ये डिफरेंट चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर का जो भी नोट्स है फिलहाल तुम इतना ही नोट डाउन करोगे कि ये हम चीजें यहाँ पे करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर से मैं तुम्हारा स्टार्ट करने वाला हूँ गैल्वेनिक सेल, तो जिसके अंदर हम आराम से काफी बातें कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के कोई नोट्स नहीं मिलेंगे तुम लोगों तक, और नेक्स्ट लेक्चर से गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होने वाला है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।